दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह। दैनिक ट्रिब्यून के कार्यक्रम कैंपस वाणी में आपका स्वागत है। आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय बहुत ही खास है, जहां हम बात करेंगे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में। आपने गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन के बारे में और डार्क मैटर और दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन LHC लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इसके बारे में अवश्य सुना होगा। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की मानव यात्रा सर्न का लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसमें सबसे बड़े इस वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा हम ये जान रहे हैं दुनिया में कि कैसे दुनिया ब्रह्मांड कैसे बना। इसके छोटे से छोटे कण को समझने का प्रयास हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर 27 किलोमीटर नीचे एक टनल, भूमिगत टनल है, जिसमें ये महाप्रयोग चल रहा है। 2012 में हिग्स बोसोन जिसकी खोज पीटर हिग्स और सत्येन बोस ने की थी, उसके द्वारा जो गॉड पार्टिकल खोजा गया उसकी 2012 में पुष्टि हुई। और उस गॉड पार्टिकल को यानी ईश्वरीय कण को, उसके जो छोटे से छोटा जो पार्टिकल है उसका मास क्या है, उसका द्रव्यमान क्या है और वो क्यों है, इसके रहस्यों के बारे में वैज्ञानिकों ने बड़े विस्तार से उसमें बताया। इस टनल में प्रोटॉन और अन्य कण, उनको बहुत तेज गति से घुमाया जाता है, यानी करीब करीब लाइट की स्पीड के बराबर। और उनके टकराने पर जो कुछ परिणाम मिलते हैं उसी से वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना होगा। बिग बैंग थ्योरी यही है साबित करती है कि हमारा ये ब्रह्मांड कैसे बना, कणों का उसमें क्या महत्व है, फिजिक्स का इसमें सबसे बड़ा रोल है। और इसी सब रहस्यों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के दो बड़े भौतिकविद प्रोफेसर सुमन बाला बेरी और प्रोफेसर विपिन भटनागर जी हमारे साथ हैं। ये दोनों LHC के 4 प्रयोगों में से 2 प्रयोगों से पंजाब यूनिवर्सिटी सीधे जुड़ी है, जिसमें एक आता है CMS यानी कॉम्पैक्ट म्यून एक्सपेरिमेंट और दूसरा है एलिस। इन दोनों में पंजाब यूनिवर्सिटी के 10 से ज़्यादा वर्तमान फैकल्टी मेंबर और रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ योगदान वहाँ के डाटा प्रोसेसिंग में, कैलिब्रेशन में और एनालिसिस में उसका योगदान दिया है। इसी योगदान को देखते हुए इसी साल सर्न की ओर से पंजाब यूनिवर्सिटी को फंडामेंटल फिजिक्स का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू प्राइज़ मिला है, जिसकी अमाउंट भी $3 मिलियन है, जो नए रिसर्चर्स को तैयार करने पर खर्च होगी। आइए अब हम सीधे जानते हैं प्रोफेसर सुमन बाला बेरी और प्रोफेसर विपिन भटनागर जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। थोड़ा सा और प्रोफेसर सुमन बाला बेरी के बारे में बता दें। प्रोफेसर सुमन बाला पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली महिला प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, और इनका पहला जो शिष्य है वो स्वयं विपिन जी हैं। विपिन भटनागर जी, गुरु शिष्य की जोड़ी हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब के 1850 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर हैं, 45 साल का टीचिंग अनुभव है और उसके अलावा बहुत कई बड़े बड़े अवार्ड इनके खाते में हैं। और इनके शिष्य भी इनसे थोड़ा सा बस पीछे हैं। 1500 रिसर्च पेपर, 17 PhD स्टूडेंट्स अब तक दे चुके हैं और ढेरों इनकी भी नाम अवार्ड हैं और कई साल से ये टीचिंग पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर स्वागत है। इंट्रो कुछ थोड़ा लंबी हो गई है। धन्यवाद। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट से कैसे और कब जुड़े। इस प्रोजेक्ट से 1998 से जुड़े हुए हैं
उससे पहले हम एक T0 कोलैबोरेशन है फर्मी लैब में, जी जी। उसके साथ डॉक्टर विपिन और मैं हम दोनों उसके साथ भी जुड़े हुए थे, जिसमें टॉप क्वार्क की डिस्कवरी हुई थी। हाँ, D0। D0। हाँ जी, हाँ। उसके बाद हम जब D0 ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया तो हमने CMS शुरू कर दिया। ये जैसे कि आपने अभी कहा है कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अर्थ। हाँ जी। तो इस एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ने का इटसेल्फ बड़े गर्व की बात है। वी फील एक्साइटेड कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और स्पेशली डिस्कवरी लेवल रिसर्च है। टॉप क्वार्क भी डिस्कवरी लेवल थी, हिग्स बोसोन भी डिस्कवरी लेवल। रिसर्च का एक अपनी एक्साइटमेंट होती है, इंटरनेशनल एक्साइटमेंट होती है, और उसके साथ जुड़े रहना एक बड़े गर्व की बात है। और ज़रूरी नहीं सबको अपनी लाइफ टाइम में इसका मौका मिले। हमें नेचर ने मौका दिया है। दोनों विपिन जी और मैं, हम दोनों 2 डिस्कवरीज के पार्ट रहे हैं, टीम के पार्ट रहे हैं, जो इटसेल्फ वेरी एक्साइटमेंट इन दिस। तो हमने जब शुरू किया 1998 से पहले, तो ये सर्न में जैसे आपने बताया, हाँ जी, CMS एक्सपेरिमेंट में, तो हमने स्क्रैच से शुरू किया। हार्डवेयर हम पंजाब यूनिवर्सिटी में, इंडिया में 4 इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में कोलैबोरेट किया था, उनमें से पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी एक है। तो हमने हार्डवेयर का पार्ट भी एक यहाँ पे बनाया है, थोड़ा तो कुछ बनाया, और वो बना के हमने सर्न में उसको भेजा उसमें। तो जो बड़ा एक CMS का डिटेक्टर बना, उसका एक पार्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है, पार्ट ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच गोइंग अप टू द डिस्कवरी लेवल, जर्नी बड़ी एक्साइटमेंट वाली रही। आप देखोगे उसमें कुछ चढ़ाव कुछ उतराव तो आते रहते हैं, पर इट वाज इन स्पाइट ऑफ सम चैलेंजेस वी सक्सीडेड इन दैट, एंड वी आर प्राउड टू से। इस CMS जो है म्यून, इसमें म्यून क्या चीज़ है? म्यून एक पार्टिकल का नाम है, इसको कज़न ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं जी। तो इसमें क्योंकि म्यून की जब इसको डिटेक्टर कैसे डिटेक्ट करता है पार्टिकल्स को, तो इसमें म्यून को डिटेक्ट करने की बड़ी एक स्पेशल है कि इसको डिटेक्ट करेगा। म्यून एक पार्टिकल है, जब हिग्स बोसोन डिके करता है तो एक पार्टिकल कैन बी म्यून आल्सो। तो इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये वाला CMS एक्सपेरिमेंट, इसमें एक्सपर्टाइज है हमारी इस करके। म्यून पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का कज़न है, एक पार्टिकल है। तो आपके यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं थी इसमें, जो गिनती का जो आपका काम है जो चला है, इसमें डाटा बहुत भारी था। डाटा बहुत भारी था। आप अगर एक छोटी सी लेमैन की अगर मैं इसको एग्जांपल दूं, अगर DVD पे इस डाटा को कलेक्ट किया जाए और 1 साल में DVD के ऊपर रखते जाएं हम, तो उनकी हाइट 1.5 टाइम्स माउंट एवरेस्ट से, इतना डाटा है। और इस डाटा को एनालाइज हम और हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, और अलग अलग चैनल्स में अलग अलग उसमें करते हैं एनालिसिस। पर इस इतने डाटा को हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि DVD पे तो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनमें डाटा कलेक्ट, तो फिर हम उसको फिल्टर कर देते हैं कि हमारे जो पता ही है हमारे काम का नहीं है, उसको फिल्टर कर दिया, और फाइनल जो डाटा बचा है वो हम अपने सारे कोलैबोरेटर्स को बांट देते हैं। हर एक कंट्री को, हर एक ग्रुप को, हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको जो एनालाइज करेंगे। इट्स जस्ट लाइक एन बीइंग अ डिटेक्टिव, क्योंकि जब हिग्स बोसोन जब प्रोड्यूस होता है उसकी लाइफ टाइम बहुत ही कम है, इमीडिएटली वो और डिके कर जाता है। तो हमने जिसमें डिके किया वो चीज़ देखनी है। दैट मीन्स लाइक अ डिटेक्टिव, जब एक वारदात हो गई उसके बाद डिटेक्टिव ने देखना है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो हमने ये देखना है कि ये जो पार्टिकल आया हिग्स से आ रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं। दैट इटसेल्फ इज अ चैलेंज कि मिलियंस ऑफ इंटरेक्शन में एक इंटरेक्शन है जिसमें हिग्स है। तो इस करके इट्स आर्ट ऑफ एनालिसिस, वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एनालिसिस एंड कंप्यूटिंग। तो डॉक्टर भटनागर, इसको जो आपको ब्रेक थ्रू अवार्ड मिला है, आपके साथी और इसमें आपके रिसर्च स्कॉलर भी शामिल हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? इससे कितना मोटिवेशन और आगे रिसर्च स्कॉलर्स को मिलेगा? नहीं, डेफिनेटली ये जो प्राइज़ है ये अपने आप में एक डिफरेंट तरह का प्राइज़ जो इस्टेब्लिश किया गया था। जो 2 लोग हैं, एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, एक रशियन है, ऑयल टाइकून है, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये नई साइंस ब्रेक थ्रूज के लिए अवार्ड मिलता है। तो ये प्राइज़ उन्होंने जो दिया है वो सर्न को दिया है, जो 4 एक्सपेरिमेंट हैं।
तो उसमें जो लोग भी ये 4 कौन कौन से एक्सपेरिमेंट? एक CMS जो आपने नाम बताया, जी। एक एटलस है विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू CMS साइंस के मामले में। एक एलिस है जो आपने मेंशन किया, जिसमें कि आप बिग बैंग वाला जो टाइम स्केल है वो स्टडी कर सकते हैं। एक LHC-B है, वो एक सोल्यूशन है जो कि हम लोग कभी बीच में बात करेंगे तो मैं उसका जिक्र करूंगा। तो वो 4 एक्सपेरिमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं 2016 तक, उन सभी को उसमें काउंट किया गया। तो जो साइटेशन है अवार्ड की, उसमें वो सभी के नाम है। तो हमारा भी सबका नाम है, मैम का नाम है, सबका नाम है। उसमें आपके मेरे ख्याल 10-12 लोग जुड़े हैं। हाँ जी, 12 लोग हैं उसमें। तो जो हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं PhD के दौरान, सुनील बंसल जी हैं, अपने सुशील चौहान जी हैं, लोकेश कुमार हैं, और प्रोफेसर अग्रवाल हैं, प्रोफेसर JB सिंह हैं। तो वो जो लोग 2016 तक जिनके नाम थे पेपर्स में, वो सभी काउंट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि एक ऐसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैब जो साइंस के द्वारा आपकी जो ह्यूमैनिटी की क्वेस्ट है कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हमारा जानना है फ्यूचर क्या है, तो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस पे तो आपको PU को बधाई कि आपके काम की इतनी बड़ी रिकॉग्निशन मिली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा पुरस्कार मिला, और उसकी राशि भी भारी भरकम है। तो डॉक्टर साहब, अभी जो है इसमें आगे LHC में अभी कौन कौन सी इसमें और खोजें जारी है? हिग्स बोसोन तो मिल गया, अब आगे किस पे काम चल रहा है, डार्क मैटर पे या किसी और पे? हाँ जी, देखिए जब ये बनाया गया था ये कि LHC हम बनाएंगे और इसमें ये एक्सपेरिमेंट रहेंगे, तो उसमें मेन एम जो था हिग्स बोसोन को ढूंढना था, जो कि 2012 में, जैसे अभी मैम ने भी डिटेल में बताया, आपने बताया, तो 2012 में वो डिस्कवर हुआ। 2013 में नोबेल प्राइज़ मिला 3 लोगों को। तो पीटर हिग्स उसमें मेन थे, जिनके नाम के कारण उसको नाम हिग्स दिया गया है। और बोसोन आपको पता है, वो सत्येंद्र बोस के नाम पे सारे पार्टिकल्स जो बोसोन्स हैं। हाँ, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, कि बहुत वो कम लोग जानते हैं। एक बंगाली था, हाँ जी, इंडियन था, सत्येंद्र तो उन्होंने एक पेपर लिखा था जो उन्होंने आइंस्टाइन को भेजा था। तो वो पहले भेजा तो छपा नहीं, तो आइंस्टाइन को भेजा, तो उन्होंने उसको पेपर को रिकमेंड किया कि ये बहुत अच्छा काम है, तो वो छपा। तो उन्होंने फिर बाद में एक बोस आइंस्टाइन थ्योरी भी दी है, जो जॉइंट थ्योरी है। अच्छा। जो ऐसे पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट, जैसे लाइट आ रही है अभी हमारे ऊपर गिर रही है, ये सब बोस पार्टिकल्स हैं जो हमारे ऊपर गिर रहे हैं, जिनको हम फोटोन कहते हैं। अच्छा। तो ये बोस पार्टिकल्स हैं, तो ये कलेक्टिव रह सकते हैं। मतलब एक डब्बे में आप जितने मर्जी भरते जाइए एक जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दूसरे पार्टिकल हैं, जैसे आपने पहले पूछा था म्यूऑन, CMS में म्यूऑन क्या चीज़ है? हाँ जी, हाँ जी। जो मैम ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का बड़ा भाई जैसे सिबलिंग है, हैवियर है, वो अलग तरह के पार्टिकल हैं, वो बोस पार्टिकल नहीं है, उनको हम फर्मियन कहते हैं। फर्मियन। तो वो एक डब्बे में आप 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो फोटोन जो है ये बोस पार्टिकल जितने मर्जी भरिए आप। तो उसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल है लेज़र। तो लेज़र भी उसी प्रिंसिपल पे चलती है। तो बोस जो है उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो आप बता रहे थे अभी LHC का डार्क एनर्जी। हाँ, LHC में जैसे अभी कुछ और मॉडल्स हैं। जो हिग्स बोसोन है वो भी एक मॉडल के थ्रू ही आया था कि ऐसा होना चाहिए। 1964 में प्रपोज हुआ था और 2012 में डिस्कवर हुआ। तो ऐसे ही जो बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल जो फिजिक्स का मॉडल है, उसमें कुछ नई थ्योरीज हैं। जैसे एक सुपर सिमेट्री थ्योरी है, उसमें नए पार्टिकल्स हैं। तो अभी तक उसमें कुछ नया मिला नहीं है। अभी जो आपने भी शुरुआत में बताया कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की लोग बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो काफ़ी जो एनालिसिस हैं वो इनको खोज रहे हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में जो इंटरेक्शन होती हैं प्रोटॉन प्रोटॉन की LHC में, तो उसमें कहीं ये प्रोड्यूस तो नहीं होते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा सिग्नेचर नहीं मिला है। बट अब उसके लिए, जैसे मैम ने पहले बोला कि हम पहले D0 एक्सपेरिमेंट में थे, आपने भी मेंशन किया। तो D0 के टाइम जो मशीन थी सबसे बड़ी उस टाइम दुनिया में, वो फर्मी लैब USA में थी, जहाँ पे हम लोग पहले इन्वॉल्व रहे हैं टॉप डिस्कवरी में। तो वहाँ पे भी हिग्स बोसोन नहीं मिला, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ जो इंटरेक्शन, जैसे मैम ने बोला कि कई लाख होती हैं, तो उसमें किसी में एक में हिग्स बनता है। तो वहाँ पे उतनी इंटरेक्शन नहीं हम स्टोर कर पा रहे थे कि हिग्स बने, जो कि LHC में पॉसिबल था। ऐसी डार्क मैटर भी हो सकता है कि जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं वो सफिशेंट नहीं है। तो अभी वो हाई ल्यूमिनोसिटी का एक अपग्रेड होने वाला है। 3 साल अगले साल बंद हो जाएगा LHC 3 साल के लिए। अच्छा। तो वो मशीन पूरी अपग्रेड कर रहे हैं। अच्छा, उसको और उन्नत, उसमें नंबर ऑफ जो इंटरेक्शंस है वो बढ़ जाएंगी पर सेकंड।
तो तब उसमें फिर ये जो स्टडी है डार्क मैटर डार्क एनर्जी की वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी जो हमारे पास सिग्नेचर है वो एक्सपेरिमेंट लैब एक्सपेरिमेंट से नहीं है डार्क मैटर का, वो हमारे पास कॉस्मोलॉजिकल स्टडी से है। जैसे ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसके कारण हमें लगता है कि कुछ है यूनिवर्स में जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, बट वो इतना हैवी है कि वो लाइट को भी बेंड कर रहा है, तो उसी से हमें पता लगा कि कुछ है, तो नज़र नहीं आ रहा है वो हमारी तरह का मैटर है या अलग मैटर है, वो हमें नहीं पता। अभी ना हाल ही में एक यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स का वो छपा है, एक पेपर छपा है, उसमें ये दावा किया गया है कि अगले 10 साल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और जिसमें जो है ये पूरे ब्रह्मांड को ही खतरा हो सकता है, और उसमें जो है डार्क एनर्जी या डार्क मैटर को एक देखने समझने का एक मौका मिल सकता है। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, देखिए लोग ऐसी कैलकुलेशंस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मॉडल से करते हैं, तो पहले भी जब हिग्स बोसोन मिला था तो लोगों ने कहा था कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल हुआ था अभी चलते हुए LHC को। उस टाइम भी ये न्यूज़ आया था कि इस एक्सपेरिमेंट में ब्लैक होल्स बनेंगे। अगर आप उस टाइम की 2012 की 13 की न्यूज़पेपर देखिए, वो पूरा भरा हुआ था कि LHC विल क्रिएट स्मॉल ब्लैक होल्स जो हमारी अर्थ को ही खा जाएगी। तो अब ये वो तो जबकि मेरे ख्याल 3 किलोमीटर नीचे है, नहीं 100 मीटर नीचे है, बट उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो 27 किलोमीटर है, जो आपने 27 किलोमीटर की फिगर बताई है, पर वो 100 मीटर नीचे है। बट जो ब्लैक होल बनने के चांस है वो जीरो नहीं है, बट वो ब्लैक होल ऐसा नहीं है कि वो मैटर को गलगल्फ कर ले, खा ले। वो ऐसे है कि अगर वॉल पे टकराएगा, जैसे जो बीम जिसमें चल रही है पाइप है, तो अगर वॉल को टकराएगा तो वो खत्म हो जाएगा। दे आर कॉल्ड प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, बहुत टाइनी है, जो जब से यूनिवर्स बना है तब भी थे। आकार छोटा है। हाँ, वो इतने छोटे हैं कि वो मतलब माइक्रोस्कोपिक आप क्या लीजिए। जो बड़े ब्लैक होल की बात, जो आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के स्टडी की बात कर रहे हैं, वो थ्योरी ये भी है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है, जो गैलेक्सी को घूमने में, आकाशगंगा जो है उसको घूमने में वो उसको एनर्जी प्रदान करता है। तो वो वाला ब्लास्ट होगा कि कोई और होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि होगा तभी पता चलेगा। ये कैलकुलेशन की जा सकती है बट मॉडल से, एक्चुअल में किसी ने अभी देखा नहीं है। जब तक क्रॉस चेक ना हो यू कांट से एनीथिंग। जी मैम, इसमें जो CMS का जो प्रोजेक्ट है, इसमें हम खास तौर पे हम किस उससे जो है हिस्से से उसमें ज़्यादा जुड़े हुए थे जो LHC का है? हम एनालिसिस में तो ऑलमोस्ट काफ़ी हिस्सों में जुड़े हुए थे, क्योंकि सभी अलग अलग तरह का एनालिसिस करते हैं, जिसको हम चैनल्स कहते हैं कि हिग्स बोसोन इस पार्टिकल में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो ऑलमोस्ट एनालिसिस तो काफ़ी जुड़े हुए थे। हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स थे जो हमने इंडिया में बनाए हैं, उसके साथ भी जुड़े हुए थे। तो ऑलमोस्ट फुल एक्टिव पार्टिसिपेशन। कैलिब्रेशन और प्रोसेसिंग का भी था, सारा कुछ था। जैसे हमारी 24 आवर्स पूरा एक शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं। जब डाटा आता है कंट्रोल रूम में, इट्स कंट्रोल, तो हमारे सब पार्टिसिपेंट्स जो इंडिया के जितने भी मेंबर्स थे, सब ने पार्टिसिपेट किया उसमें। तो ऑलमोस्ट फुल पार्टिसिपेशन थी इंडिया की। तो इसमें ज़्यादा लोगों के, आम जनता के फेमस हुए जब इसको गॉड पार्टिकल कहा गया। गॉड पार्टिकल कहा, क्योंकि हिग्स बोसोन से जनता इतनी ईश्वरीय कण जब कहा गया, जब गॉड पार्टिकल कहा गया तो उसने हमें ज़्यादा फेमस किया है, और लोग जानने के उत्सुक थे कि गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं इसको। तो क्या कहीं फिजिक्स और ये स्पिरिचुअलिज्म ये जुड़ते हैं? नहीं, इसमें इतना नहीं है। जो गॉड पार्टिकल का नाम तो ऐसे दिया गया था, जो कि शायद आपको मालूम होगा। एक नोबेल लॉरिएट लेडरमैन है, लियो लेडरमैन, ही वाज राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रहे थे। तो जब किताब लिख रहे थे तो अपने पब्लिशर को बुला के वो बात कर रहे थे कि इतने साल हो गए, हिग्स ने प्रेडिक्ट, जैसे अभी विपिन जी ने कहा कि 64 में थ्योरेटिकली इसको कहा गया था होना चाहिए। तो जब बुक लिख रहे थे तो पब्लिशर को कहने लगे कि गॉड डैम इट, इतने साल हो गए, हमने इतने पैसे, इतनी एनर्जी, मैन पावर वेस्ट की, और अभी तक हिग्स बोसोन मिल नहीं रहा। तो पब्लिशर सेड, सर इफ यू से गॉड डैम इट, नो वन इज गोइंग टू रीड योर बुक। अगर आप इसको गॉड पार्टिकल का नाम दोगे तो सब आपकी किताब पढ़ेंगे। देन उनकी बुक का नाम आया गॉड पार्टिकल। एंड हिग्स को उन्होंने पूछा तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। उन्होंने कहा पीटर हिग्स को कि हम इसका नाम गॉड पार्टिकल दे दें, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
तो बुक का नाम रखा गया गॉड पार्टिकल। अगर ये लोग जो पढ़ें बुक, इट्स अ वेरी नाइस बुक, वेरी इंफॉर्मेटिव बुक, पूरी बुक है गॉड पार्टिकल का। तो उससे गॉड पार्टिकल एक तो फेमस हो गया। दूसरा रीज़न ये था कि इस पार्टिकल को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना भगवान को ढूंढना। कॉस्मिक पजल, गॉड भी और ये पार्टिकल भी, क्यों 40 साल लगे, पार्टिकल नहीं मिल रहा है, इतने कॉस्मिक पजल है। तो सेकंड रीज़न भगवान को ढूंढने जैसा काम है, जैसा काम है। सेकंड रीज़न फर्स्ट पब्लिशर का। थर्ड था कि यू कैन अप्रिशिएट गॉड्स क्रिएशन इन दिस, क्योंकि दिस हिग्स फील्ड वाज देयर जबकि यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, और अभी भी हिग्स फील्ड है, उसके साथ एसोसिएटेड हिग्स पार्टिकल है। तो इस करके आप गॉड की जहाँ पे भी अप्रिशिएट करो उतना ही वो गॉड पार्टिकल का नाम उसमें जुड़ गया। पर लोगों को इम्प्रेसिव हुआ कि अच्छा आपने बताया ही नहीं, आप गॉड पार्टिकल पे रिसर्च करते हो। सो वी बिकेम मोर फेमस। डॉक्टर साहब, ये इसमें कई बार ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ही रिप्रेजेंट करते हैं, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनको तो हम नहीं कहते हैं, क्योंकि जो हमारी हिंदू जो माइथोलॉजी तो नहीं कहेंगे, मतलब जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, मतलब वी बिलीव इन समथिंग, तो हमारा ट्रस्ट है, हमारी कल्चर के अलावा कल्चर है। हाँ जी, तो उसमें ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के हाँ, तो ये उसको बनाने चलाने वाले और ख़त्म करने वाले हैं। तो इनको हम फिजिक्स में एक वर्ड आता है ऑपरेटर, जो कुछ भी, किसी को भी फॉर्म बदल सकता है, किसी को भी क्रिएट कर सकता है, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये वो पोजीशन है, वो तीनों से तीनों वही जुड़ता है। है, ये वही चीज़ है। तो ये उनका रोल वो है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे ऑथर्स ने रिलेट भी किया है हिंदू जो गॉड्स हैं, सुप्रीम गॉड्स हैं, फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स में ये सब चीज़ें आती है, बट आप उनकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करना चाहते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो वो रिलेट भी करते हैं। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल मैच करता है। पर पार्टिकल्स तो उनकी क्रिएशन है। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं ना भी जो सब कुछ है वो तरंगों में ही है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बिल्कुल वो है कि जो भी मैटर है उसकी वाइब्रेशन भी है, वेव भी है उसकी। वेव है। हाँ बिल्कुल। जैसे अभी मैम ने बताया हिग्स के बारे में, तो हिग्स को समझने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे स्टिल पानी है, वो सारा हिग्स फील्ड है जो काफी present हद है। तक फिर इससे ज्योतिष और ये भी इससे मिलते हैं। ज्योतिष तो क्योंकि थोड़ा उसमें भी ग्रहों का वो बताते हैं ना नहीं, कि ज्योतिष थोड़ा अलग चला जाएगा, नहीं, वो वो अलग नहीं। कैलकुलेशन है। उसमें स्टैटिस्टिक्स भी है और प्रभाव भी है, जैसे किसी चीज का किसी के ऊपर क्या प्रभाव है। जैसे मदर का बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, सबसे पास रहता है तो बच्चा सबसे ज्यादा मदर से उसमें बताते हैं ना ग्रहों की हाँ, स्थिति तो कैसी है। ग्रह का कितना असर पड़ता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिजिक्स के लॉ लगाएंगे तो वो असर बहुत कम दिखता है ग्रहों का, क्योंकि दूर बहुत है। जो पास है, जो बहुत हैवी वेट है, कोई बड़े आपके साथ रह रहे हैं कोई गुरु, तो आपके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा उसका। तो वो चीज़ें उस हिसाब से। पर ये है कि ज्योतिष की कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा है, कि आपके पास डाटा है, आप उसके बेस पे, जो कि मैम ने काम शुरू किया था 98 में जो मैम बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स से कैसे आप कुछ नया चीज़ निकाल सकते हैं एनालिसिस करके, जो कि अभी हम सब लोग करते हैं। तो वो चीज़ें ज्योतिष उधर चली जाती हैं। पीयू के अलावा और जो अपने इंडियन जो साइंटिस्ट थे उनका योगदान को आप कैसे देखते हैं इसमें एलएचसी में? जैसे मैम ने भी बताया कि स्टार्टिंग में 4 इंस्टीट्यूट थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट के 2 ग्रुप थे। तो ये सबसे पहले थे जिन्होंने स्टार्ट किया इसमें एक्सपेरिमेंट में, CLS में काम, क्योंकि वो लोग पहले से वहाँ पे दूसरे एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में इन्वॉल्व थे। हम लोग जैसे D0 एक्सपेरिमेंट में थे। तो शुरुआती जो हमारी कंट्रीब्यूशन थी वो सब कोलैबोरेटिव थी। हम लोगों ने टाटा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, जो मैम ने भी बताया, वो हमने चीज़ें बनाई हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में बनाई हैं, टाटा इंस्टीट्यूट में बनाई हैं, उनको टेस्ट करके वहाँ भेजा है, कैलिब्रेशन किया उनको इंस्टॉल किया, हमारे इंजीनियर्स गए हैं इंस्टॉल करने और उनको टेस्टिंग किया और डाटा लिया उनसे। तो उस तरह से अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंट में इंडिया की कंट्रीब्यूशन $56 मिलियन है। स्टार्ट जब हुआ था, जब एक्सपेरिमेंट चलना था, उससे पहले उसमें हम लोगों ने इन काइंड कंट्रीब्यूशन किया कि हमने डायरेक्टर बना के भेजे, कैश कुछ नहीं दिया,
वो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। कैपिटल तो लगी है। कैपिटल लगी हमारी, इंडिया में इन्वेस्ट हुआ है, इंडिया की इंडस्ट्री को मौका मिला कुछ करने का। दूसरा, हमारी कंट्री के जो इंजीनियर्स हैं जो कि गवर्नमेंट लैब्स में काम करते हैं, उन्होंने जो LHC की जो पावर सप्लाईज है जिससे पावर जाती है मैग्नेट को, हाँ जी। वो उन्होंने बनाई है। हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो मैग्नेट सारी उन्होंने बनाई है। हाँ जी, तो वो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, वो भी इन काइंड है कि हम इतने $1 मिलियन की मैग्नेट्स की पावर सप्लाई आपको बना के देंगे, क्योंकि मैग्नेट चलाने के लिए बिजली चाहिए, पावर चाहिए, तो वो सब इंडिया से बन के गई है। डॉक्टर साहब, इसमें जब आप जुड़े उससे लेके आज तक कुछ आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी इसके आए होंगे, चैलेंजेस तो होते फेस ही किए हैं। होंगे। वहाँ कितनी बार देखो, गए? क्योंकि क्या? हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में हमें तो टीचिंग इज़ द बेसिक थिंग विच वी आर सपोज टू डू। जी तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में टीचिंग के साथ साथ रिसर्च भी करनी है, जी। और रिसर्च भी उसी लेवल की करनी है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। हाँ जी। तो चैलेंजेस तो होते हैं कि कोई छुट्टी नहीं, कोई गर्मियों की छुट्टियां नहीं, अगर वहाँ जाना है तो अगर छुट्टी नहीं दे रही यूनिवर्सिटी हाँ। तो विदाउट पे जाना है। हम्म, तो ये चैलेंजेस तो, पर अगर अब अगर बाद में मैं देखूं हाँ। तो ये माइनर चैलेंजेस थे minor। एज कंपेयर टू व्हाट वी अचीव्ड। अब मुझे किसी ने कहा 2 महीने रह लो, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, विदाउट पे छुट्टी मिलेगी, तो आई सेड डजंट मैटर, आई विल गो। पर वो एक उस टाइम जुनून भी होता है काम करने का। पर अगर इन द एंड सक्सेस मिल जाए, जैसे अब अवार्ड्स मिल गए, जहाँ इसको ऑस्कर ऑफ साइंस कहते हैं जो मिला है, जी तो फिर खुशी भी होती है, तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। हाँ, ब्रेक थ्रू अवार्ड को इसका ऑस्कर। साइंस का जो है ऑस्कर ऑफ साइंस कहते हैं ऑस्कर ऑफ उसको। साइंस बोला जाता है। तो जब अप्रिशिएट करते हैं लोग, जहाँ अवार्ड मिलते हैं, जहाँ अपनी सेटिस्फेक्शन होती है, जैसे स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया और वो स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो यू फील गुड। मैं इसी पे आने वाला था। आपने अपने जो रिसर्च स्कॉलर है या स्टूडेंट्स है, इनको कैसे जोड़ा उसके साथ? इनको स्टूडेंट्स को पूछिए, उनको इंस्पिरेशन मिली। लड़की 17 में से 12 लड़कियां जिनको मैंने PhD करवाई है तो अच्छा। एक इंस्पिरेशन तो मिलती है, वो मोटिवेशन कह लो, कुछ भी कह लीजिए। जी। तो जब कोई चीज़ अचीव कर लेते हो, उसकी जो खुशी होती है उस अचीवमेंट में, फिर वो भूल जाते हैं कि चैलेंजेस क्या थी और क्या तकलीफ़ें थी उसमें। तो मेरे साथ तो यही है, जो पर्सनली आई गिव मोर वेटेज टू व्हाट आई रिसीव्ड रादर देन व्हाट आई स्पेंट। तो हमेशा अच्छा लगता है, और ये भी लगता है जो हमें किसी ने दिया हम भी वापस करें सोसाइटी को, गिविंग गिविंग व्हाट एवर वी हैव रिसीव्ड। सो एक आइंस्टाइन की कोटेशन में हर एक टॉक के एंड में करती हूँ कि आइंस्टाइन ने कहा था कि आई एम स्टिल रिसीविंग एंड विच आई हैव रिसीव्ड, है ना। So whether dead or alive, I have received so many things from other scientists, and I still keep on receiving, and I am obliged for that. जी डॉक्टर भटनागर, इस जो सन का जो प्रोजेक्ट है, इंडियन जो साइंटिस्ट हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं, उनको जो है इससे क्या कोई दीर्घकालिक लाभ किस तरह से हो सकते हैं? नहीं, देखिए, लाभ एक तो जो रिसर्च है वो पहले तो आपकी अपनी इंटरेस्ट है कि आप रिसर्च करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि आप उस वर्ल्ड क्लास लेवल के रिसर्चर्स इस कंट्री में आप एक बनाना चाहते हैं कि एक जमात खड़ी करना पूरी, हाँ जी, जो कि मिसिंग है, जो ऐसे कटिंग एज एक्सपेरिमेंट्स में काम करे। तो वो दूसरा एडवांटेज है, जिसको आप सोसाइटल बेनिफिट भी कह सकते हैं कि आप उनको दे रहे हैं, ऐसे लोग बना रहे हैं जो फ्यूचर में आने वाले एक्सपेरिमेंट्स प्लान कर सकें, इंडिया में भी कुछ प्लान कर सकें और बाहर भी कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि इसमें फंड्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो एक कंट्री के लिए बनाना मुश्किल है। बट हमारे पास मैन पावर होगी तो हम कुछ कमिट कर सकते हैं, तो वो दूसरी सबसे बड़ी है। और दूसरी जो हम लोग टेक्नोलॉजी वहाँ सीखते हैं, वी कैन ब्रिंग इट बैक एंड वी कैन गिव इट टू आवर इंडस्ट्री इन इंडिया, और वो हुआ भी है। तो एक जो कंट्रीब्यूशन हमारी है उसमें यही हुआ है, हम टेक्नोलॉजी बाहर से लाए हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री है, उसने वो अडेप्ट किया और वो अब सप्लायर है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो वही सप्लाई कर रहा है क्योंकि उसने वो टेक्नोलॉजी सीख ली है। और प्राइस क्योंकि इंडिया में थोड़ा सस्ता रहता है, तो इसलिए वो एडवांटेज भी है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, सबका फील्ड रिसर्च अलग अलग है, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी वो लेके आते हैं, तो वो एक तो एक्सपर्टीज़ आ गई और टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो इस जो सन में जो प्री एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, प्रयोग चल रहे हैं,
इसका जो आम आदमी पे, आम जीवन पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या सीधा असर देखा जा सकता है? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि मैम भी एग्री करेंगे। ये पार्शली तो मैंने पहले वाले उस जो आपके क्वेश्चन में आंसर था कि जो हम एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं, जो एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में। दूसरी, हमारी इंडस्ट्री को पता लग रहा है कि वर्ल्ड में कैसी चीज़ें नई टेक्नोलॉजी की आ रही हैं जो हमें भी सीखनी है और लेके आनी है। तीसरा, जो आपने अभी जो क्वेश्चन में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट वाला जो पार्ट है वो तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। टेक्नोलॉजी। और सबसे मैं सिंपल एग्जांपल बताना चाहूँगा, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, जी, जो कि स्टार्ट ही सन में हुआ है। टिम बर्नर्स-ली जो वहाँ के अच्छा, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ये जो WW3W है हाँ ये जी। वहीं से है, और तो वो ये हमें चाहिए था वर्ल्ड वाइड वेब। वो उन्होंने बनाया था कि हम लोग हमारे ग्राफ वगैरह आपस में एक्सचेंज कर लें, साइंटिस्ट लोग। तो वो उन्होंने प्रोटोकॉल डेवलप किया जो कि जिसके बिना हम सुबह को गुड मॉर्निंग भी नहीं कर अब सकते। सभी को काम आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट। दूसरी जो है मेडिकल साइंस, जो आज इतनी डायग्नोस्टिक स्पेशली, हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। क्या दूसरे जो और एरिया हैं हाँ जी, हाँ जी, अदर देन फिजिक्स, IT हो गया या इवन मेडिसिन हो गया हाँ जी, हाँ जी, या AI हो गया, क्या इसमें कोई इसका कोई सीधा संबंध है? हाँ, इसमें जो आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि मेडिकल डायग्नोस्टिक में जो आजकल टूल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। अब हम सब लोग पढ़ते हैं कि 3 टेस्ला CT या MRI, 2 टेस्ला MRI, जगह जगह ऐड लगी होती है। वो जो टेस्ला है, 3 टेस्ला, 2 टेस्ला, वो मैग्नेट की पावर है। ये मैग्नेट सबसे पहले फर्मिला USA में बनी थी, जहाँ D0 एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने ये बनाई थी पावरफुल मैग्नेट बनाने के लिए कि तो जो आप तो उसका भी हिस्सा रहे हैं। हाँ जी, उसका भी असर है। तो उन्होंने सबसे पहले ये मैग्नेट जो बनाई थी, ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है। मतलब उसमें आप एक बार करंट छोड़ दीजिए और करंट की जो जिससे करंट जा रहा है उसको हटा लीजिए छोड़ के, वो करंट उसमें चलता रहेगा। जैसे आप MRI में भी देख सकते हैं कहीं पे हाँ भी, जी, हाँ जी। तो वो चलता रहेगा। इसीलिए कोई मेटल अंदर नहीं जाने देता, मेटल अंदर नहीं जाने देते, वो इतनी पावरफुल मैग्नेट है, वो तो कुछ भी खींच लेगा। खींच लेती। तो वो मैग्नेट जो है सबसे पहले फर्मी लैब के एक्सेलेरेटर में बनी थी। पार्टिकल को घुमाने के लिए वहाँ पे जो सरकमफ्रेंस है वो 6 किलोमीटर का है, जो 27 किलोमीटर का सन में है। अच्छा, तो वो 6 किलोमीटर का है। तो वो जो मैग्नेट बनाई थी वो सबसे पहले फर्मी लैब में बनी थी। तो उन्होंने उस मैग्नेट को MRI के लिए डेवलप किया, वो मैग्नेट यूज होती है। दूसरा जो है, आपने पेट स्कैन सुना होगा। पेट स्कैन है जो कैंसर। हाँ जी, पेट स्कैन में जो प्रोसेस है वो फिजिक्स का प्रोसेस है, जिससे हम ढूंढते हैं कि ट्यूमर कहाँ पे है बॉडी में। तो वो जो पूरी फिजिक्स है, जो फोटोन की हमने बात कर रहे थे पहले, बोसोन्स की, वो उन्हीं को पकड़ते हैं हम। जो उनको पकड़ने के लिए डिटेक्टर है, वो आप कह लीजिए CMS के छोटे फॉर्म है। जैसे CMS डिटेक्टर है बड़ा, 21 मीटर बाई 15 मीटर का, ये छोटे हैं जो एक रिंग में लगे होते हैं पेट स्कैन में, वो फोटोन पकड़ते हैं। और फोटोन कहाँ से आ रहे हैं वो आप, जैसे मैम ने बोला डिटेक्टिव वाला एग्जांपल कि फोटोन पकड़ लिया, अब देखिए वो आए कहाँ से थे, तो आप फिजिक्स से देखिए कि यहाँ से शुरू हुए, तो वो उस जगह पे आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, जो डॉक्टर सर्जन है एक्सपर्ट, कि यहाँ पे कुछ है बॉडी में। तो वो जो डिटेक्टर है वो फिजिक्स से आए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है जो फिजिक्स से आई हैं, जो पार्टिकल फिजिक्स में चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो क्या इसका फ्यूचर में जो है इसके इस्तेमाल क्वांटम कंप्यूटिंग और AI में भी हो सकता है? बिल्कुल। और उसमें अगर मैं एक और चीज़ ऐड करूँ इनडायरेक्ट यूजेस में, जी, जो हमारे मैग्नेट्स की जब बात कर रहे हैं, CMS में जब लोअर किए गए तो एक भारी क्रेन चाहिए होती है। जी, ये क्रेन हमारे लिए बनाई गई, पर एक बार जब मेन पनडुब्बी नीचे थी समुद्र के, जी, तो उसको निकालने के लिए वही क्रेन यूज़ की गई थी, क्योंकि दैट वाज द ओनली बिगेस्ट क्रेन अच्छा, अवेलेबल। एक ही थी बस उसको कहते थे। क्योंकि ये चाहिए हमें थी, पर वहाँ पे भी काम आ गई। सो इनडायरेक्ट यूजेस तो बहुत हैं ऐसे। क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग जो है अभी, AI और दोनों, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्वांटम मिशन भी है, विच इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 6000 करोड़। तो उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट उसमें कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो CERN भी क्वांटम कंप्यूटिंग में जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड की सारी एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं। तो इसमें जो बेसिक फिजिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स है, जो हम इंडिया में या कहीं पे भी BSc में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उस क्वांटम कंप्यूटिंग में ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप नॉर्मल कंप्यूटर्स पे सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसमें से जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका
ह्यूमंस के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा फ्यूचर में, वो हम फिर क्वांटम कंप्यूटिंग पे सॉल्व करेंगे आने वाले टाइम में। अभी किसी को नहीं पता कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ, गूगल का एक प्राइज़ है $5 मिलियन का, कि आप ऐसी प्रॉब्लम सजेस्ट करिए जो हम क्वांटम कंप्यूटर पे सॉल्व कर लें, जिससे कि हमारी ह्यूमैनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस हो जाए। तो वो ओपन चैलेंज है। तो अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी जो किसी ने सजेस्ट की हो कि जो हम क्वांटम कंप्यूटर पे सॉल्व करेंगे। तो क्वांटम मिशन अच्छा है। हम लोग भी स्टूडेंट के साथ प्रोजेक्ट करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे, बट एक्सपर्टीज़ अभी जनरेट हो रही है। तो इंडिया में और इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये काम ऑलरेडी हो रहा है, बट बहुत कुछ होना बाकी है अब इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उस एरिया में क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मैं एक एग्जांपल मैम का ही लूँगा। तो 98 में जो एक एनालिसिस किया था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्टार्टिंग कड़ी है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल वर्ड वहीं से आया है। जो न्यूरल नेटवर्क हमारे ब्रेन में काम करता है, जिससे हम सब प्रोसेस करते हैं डाटा और डिसीजन लेते हैं, उसका इक्विवेलेंट जो आर्टिफिशियल था कंप्यूटर बेस्ड, उसको हम ANN कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो बाद में AI बन गया प्रेजेंट टाइम में। तो उसमें क्या है कि आपके पास डेटा है जो आजकल, जिसको हम कहते हैं कि जो प्रेजेंट डे गोल्ड है, दैट इज डेटा। जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है वो कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो डेटा से आप कैसे एनालिसिस करेंगे उसको, डेटा को, इनमें भी सभी एल्गोरिदम ही चलता है। तो ये सारे एल्गोरिथम आपको बनाने पड़ेंगे जो हमारे जैसे फिजिक्स में एनालिसिस करते हैं, मैम ने भी बोला। तो एनालिसिस में भी आप AI, सोशल मीडिया में जो सोशल चल रहा मीडिया है में यूज आजकल, होता है। लाइक्स का हाँ जी, और हाँ जी। उसका सारा कुछ। आप फेस, जो सबसे एग्जांपल है, आप फेस रिकॉग्निशन से आप कैमरा ऑन, ये फोन खोल देते हैं, अनलॉक कर देते हैं, वो भी AI का फीचर लगा हुआ है। आपके जो चलान हो रहे हैं चंडीगढ़ में कैमरा से, वो सारे AI से है। जो कैमरा है वो आपकी नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करता है, अच्छा मैच करता है। डॉक्टर साहब, आज का आखिरी सवाल, हाँ जी। क्या वहाँ पे कुछ हिंदू देवी देवताओं के भी कुछ चित्र लगे हैं सर्न में, जो LHC का जब महाप्रयोग चल रहा है? कोई सुनने में आया कि नटराज की कोई मूर्ति है। नहीं, चित्र नहीं कहेंगे उसको। हाँ जी। नटराज की ब्रास की एक काफ़ी बड़ी सारी मूर्ति है। जी। वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंडिया ने जी। गिफ्ट दी थी सर्न को। जी। एंड वो वहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने लगाई हुई है विद फुट, एंड जैसे कि विपिन जी ने बताया लिख के कि ये सिमिलैरिटी बिटवीन 3 जनरेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड 3 जनरेशन ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो सिमिलैरिटी करके लगाई हुई है। इट इज़ अदरवाइज ऐसे देवी देवताओं के चित्र नहीं, स्पेशली जस्ट नटराज जी। ब्रास का नटराज है, जी। विच वॉज गिफ्टेड फ्रॉम इंडिया। चलिए, आपने कहा लास्ट है तो धन्यवाद आपका, आपने हमें जहाँ पे बुलाया। इट वॉज डॉक्टर साहब, आपका यहाँ आने पे बहुत बहुत आपका आभार। बहुत सारे सवालों के इतने स्पष्ट जवाब दिए, हमारे पाठकों का इससे बहुत ज्ञानवर्धन होगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस एपिसोड का हम यहीं समापन करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ किसी और मेहमान के साथ। नमस्कार।